Hello everyone, my name is Tushar Rana and I am from Triple ITC City and I am a second year undergraduate student doing CSE from BTech. So हमने अपने पिछले लेक्चर्स में अपना चैप्टर यूनिट 3 के बहुत से क्वेश्चंस कर लिए थे। दैट इज आवर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर फ्रॉम क्लास 12। ओके, तो चलिए हेडिंग डाल देते हैं और ये लेक्चर हमारा उसी चैप्टर का कंटिन्यूएशन में, दैट इज पार्ट 3। तो आज हम ट्राई करेंगे कि मोस्ट प्रोबेबली सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करा लें। ओके, इज आवर chapter 3 electrochemistry and this is our part 3। okay, ऑल सेट। तो हमने अपने पिछले दो लेक्चर्स में हमने फर्स्ट लेक्चर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंप्लीट करा दी थी और हमने अपने सेकंड लेक्चर में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली हमने 39 या फिर 40 तक कंप्लीट कर लिए थे। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे जहां से हमने कल छोड़ा था, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर। एक बार मैं चेक कर लेता पिछले स्लाइड में हमने कहाँ तक कंप्लीट किए थे। ओके, तो हमने क्वेश्चन नंबर 39 कंप्लीट कर लिए थे। ओके, चलिए तो हम आज फिर से नए पेज से चालू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 40 से चालू करेंगे। ओके, तो देख लेते हैं आज कितने कितने क्वेश्चन है। इसमें कुछ 10 क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर में, फिर मैच द टाइप्स है। ओके, फिर अपना असर्शन है एंड आफ्टर दैट लॉन्ग आंसर टाइप थोड़े से। ओके, तो देख लेंगे। तो आज का चैप्टर भी थोड़ा सा यानी कि ये वाला जो लेक्चर होगा इसमें थोड़े आंसर्स थोड़े से हमारे लेंदी हो सकते हैं, बट ठीक है हम देख लेंगे उन्हें। क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ लेते पहले। दैट इज क्या बोल रहा है, अनलाइक ट्राई सेल द मर्क्यूरी सेल हैज अ कांस्टेंट सेल पोटेंशियल थ्रू आउट इट्स यूजफुल लाइफ वाई। ओके, तो ये बोल रहा है कि जो ट्राई सेल होता है उसके विपरीत हमारा जो मर्क्यूरी सेल होता है उसका कांस्टेंट सेल पोटेंशियल होता है उसकी पूरी लाइफ के, यानी कि जब तक कि वो सेल हमारा चलेगा तब तक कि उसकी कांस्टेंट सेल पोटेंशियल होती है, वो कभी घटती नहीं या फिर बढ़ती नहीं। तो ऐसा क्यों, जबकि हम अगर अपने कोई भी ऐसे ड्राई सेल ले ले, कोई भी हमारी बैटरी रहती है सिंपल वाली जो 5 to 10 वोल्ट की रहती है, वो समय के साथ थोड़ी सी उसकी सेल पोटेंशियल घटते जाती है ना, तभी तो हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती जाती है। बट द मर्क्यूरी सेल है वो ऐसा प्रॉपर्टी शो नहीं करता, तो उसका रीजन कुछ है, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, जो सेल सेल रहते हैं ना हमारे, उनमें आयंस रहते हैं। ओके, तो जो नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन अ सेल वो बताते हैं कि उस सेल की लाइफ टाइम कैपेसिटी बताते हैं। ओके, तो क्या बोला मैंने, द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द सेल डिसाइड्स द लाइफ टाइम कैपेसिटी ऑफ दैट एनी सेल। ओके, लाइफ टाइम कैपेसिटी नहीं कहेंगे हम, लाइफ टाइम के बारे में बात करें ऑफ एनी सेल। ओके, लेकिन अगर हम बात कर ले मर्क्यूरी सेल जो कि हमें पूछा गया है, देखिए मर्क्यूरी सेल जो होता है ना उसमें आयंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। क्यों, क्योंकि जो मर्क्यूरी सेल होता है ना उसमें जो मर्क्यूरी के आयंस होते हैं एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, वो मूवमेंट नहीं दिखा पाते। ओके, तो इसका आंसर ऐसा है, कुछ लिखेंगे आप इन मर्क्यूरी सेल, मर्क्यूरी सेल आयंस आर नॉट इन्वॉल्व। ओके, आयंस आर नॉट इन्वॉल्व, तो वहां पे आयंस का फंडा ही नहीं होता। तो वहां पे हम किसी के आयन की कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है इंक्रीज हो रही है उसके बारे में बात नहीं कर पाएंगे। तो हमारी लाइफ टाइम कैपेसिटी भी हम उस सेल पोटेंशियल की कम ज्यादा नहीं होते हुए देख पाएंगे। इट इज कांस्टेंट। ओके, हेंस इट्स सेल पोटेंशियल इज कांस्टेंट। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है, दैट इज solution of two electrolytes A and B are diluted. The molar conductivity of B increases 1.5 times while that of A increases 25 times. Okay, तो ये कुछ मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। फिर बोला है कि विच ऑफ द टू इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, तो हमारे पास ए और बी दो इलेक्ट्रोलाइट्स दे दिए, दोनों की मोलर कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन दे दिया है और हमें बोला कि इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो कि यानी कि जो अंडरगो करेगा, यानी कि परसेंटेज डिसोसिएशन जिसका ज्यादा होगा। ओके, हमने देखा होगा कि अल्फा परसेंटेज जो आपने देखा होगा, दैट इज आपने अल्फा परसेंटेज सुना होगा ना। ओके, जो हमारा केमिकल काइनेटिक्स और आयनिक इक्विलिब्रियम जो होता है, सॉरी आयनिक इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम जो दो चैप्टर होते हैं इसमें आपने पढ़ा होगा व्हाट इज परसेंटेज डिसोसिएशन। ओके, तो जो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट लाइट अंडरगो दैट इज परसेंटेज डिसोसिएशन उनका ज्यादा होता है। ओके, तो अगर हम बात करें
कि यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बी इंक्रीजेस 1.5 टाइम्स दैट ऑफ ए। अगर मान लीजिए आपकी मोलर कंडक्टिविटी एक्स है, ओके, और जो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मान लीजिए बी जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि 1.5 टाइम्स ऑफ ए, यानी कि 1.5 टाइम्स ऑफ एक्स है, तो ये तो ए से ऑटोमेटिकली हमारी ज्यादा होगी, ओके। तो वो क्या बोल रहा है, वाइल दैट ऑफ ए इंक्रीजेस 25 टाइम्स, ओके। तो इसमें हमें बताना है कि किसका इलेक्ट्रोलाइट सबसे यानी कि ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तो देखिए जो इलेक्ट्रोलाइट बी है ना, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। क्यों? क्योंकि देखिए कंसंट्रेशन ऑफ आयंस जो है ना, वो जब आप मान लीजिए अगर आपके पास कोई बीकर में या फिर कोई भी आप फ्लास्क ले लीजिए, उसमें आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला अपना, जैसे यहाँ पे डाल दी हमने इलेक्ट्रोलाइट बी, इलेक्ट्रोलाइट बी, ओके। तो अगर आप इसमें फिर से जब वाटर डालेंगे, ओके, ऑन एडिंग कोई भी सॉल्वेंट ले सकते हैं आप, वाटर या फिर उसी टाइप का एलिमेंट, या हम सिंपली वाटर ले लेते हैं फॉर डाइल्यूशन, ओके। तो जब आप इसमें डाइल्यूशन करेंगे तो जो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस होगी ना बी में, वो सेम होगी, वो डाइल्यूट यानी कि वो कम नहीं होगी। द कंसंट्रेशन विल नॉट चेंज, ओके। तो देखिए अगर कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी तो उससे हमारा इलेक्ट्रोलाइट बी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, ओके। हेंस इलेक्ट्रोलाइट लाइट बी इज स्ट्रॉन्ग, ओके। तो यही बात थी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है व्हेन acidulated water that is dilute H2SO4 solution is electrolyzed will the pH of solution be affected? Justify your answer। ओके, तो वो बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई acidulated यानी कि H2SO4 सॉल्यूशन वाला वाटर, यानी कि हमारे वाटर में H2SO4 है, अगर हम उसे इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो उसमें पीएच का कुछ डिफरेंस आएगा या नहीं? क्योंकि देखिए अगर आपके पास अगर कोई वाटर जिसमें एसिड प्रेजेंट है तो अप्रोक्सीमेटली वहां की पीएच थोड़ी सी लोअर साइड जाएगी, ठीक है। फिर वो बोल रहा है जब हम उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उसमें पीएच का कुछ चेंज आएगा क्या? तो चलिए इसका कुछ रिएक्शन देख लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो हमें कैथोड और एनोड का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। तो देखिए पहली बात तो जो पीएच होती है वो डिपेंड किस पे करती है? पीएच डिपेंड्स ऑन the concentration of hydrogen, or that is hydronium ion, the on the concentration of hydronium ion, okay। तो अगर हम यहाँ देखें कि जब हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं कम करते हैं तो वहां पे यानी कि सॉरी जब हम उसमें H2SO4 डालेंगे उसमें पीएच का पीएच कहता हूँ मैं, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिसिटी दैट इज करंट पास करेंगे हम, तो उसमें हमारा कंसंट्रेशन में कोई डिफरेंस थोड़ी आएगा, ओके। बस हमारे आयन इधर के उधर मूव करेंगे, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, दैट इज माइनस आयन remains constant on इलेक्ट्रोलाइसिस, ओके। तो इससे हमारा पीएच विल रिमेन कांस्टेंट, पीएच विल रिमेन, ओके। अगर हम इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस को देखते हुए एट कैथोड और एनोड के बारे में बात कर ले तो कुछ इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन भी लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होगी, दैट इज अगर हम ए पार्ट के बारे में बात करें दैट इज एट एनोड के बारे में देख लेते पहले, ओके। क्योंकि एनोड पे आपको पता है कि जिसका ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो एनोड होता है, ओके। तो देखिए 2 टाइम्स ऑफ H2 वाटर है अपना, जब ये लिक्विड में गया तो ये O2 गैस छोड़ता है, साथ ही साथ आपके पास H प्लस आयंस जो कि हमारे ऑक्सीडाइज हो गए, और साथ ही साथ में 4 इलेक्ट्रॉन भी छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारी हो गई एट एनोड। अब कैथोड के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कैथोड पे क्या होगा हमारा, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, और साथ ही साथ ये 2 टाइम्स ऑफ H2 हाइड्रोजन गैस छोड़ देगा, ओके। तो इस टाइप की कुछ रिएक्शन होती है दैट कम्स फ्रॉम दैट एसिड which is present in that solution, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पर देखिए, सब सिंपल है, बुक से उठाए गए क्वेश्चन है, सिंपली आपने ये सारी चीजें या सारे फैक्ट्स पढ़े होंगे, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 43, तो क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, in an aqueous solution how does specific conductivity of electrolyte changes with addition of water, ओके। तो बोल रहे कि हमारे पास एक्वियस सॉल्यूशन है तो उसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और जो इलेक्ट्रोलाइट उसमें प्रेजेंट है वो चेंज कैसे होती है जब हम वाटर यानी उसमें डाइल्यूशन करते हैं, सिंपली, ओके। तो देखिए कंडक्टिविटी जो होती है ना, वो टोटल नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट जो सॉल्यूशन में होते हैं उसकी वजह से कंडक्टिविटी आती है हमारी, ओके। और उसी को हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी कहते हैं, क्योंकि उसमें कुछ नंबर ऑफ आयंस हमारे कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। अब जब हम इंक्रीज करेंगे नंबर ऑफ आयंस को पर यूनिट वॉल्यूम, तो हमारी देखिए अगर हम जैसे जैसे वॉल्यूम अपना बढ़ाते जा रहे हैं कंसंट्रेशन हमारी कम हो रही है, ओके। और उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ आयंस जो होंगे वो भी हमारे इंक्रीज करेंगे, ठीक है।
तो जब हम वाटर डालेंगे उसमें और ओके, तो आयंस यानी किसी स्पेसिफिक वॉल्यूम में, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 लीटर का बीकर ही है ओके, तो उसमें आप और वाटर डालते जा रहे हैं ठीक है, तो वहां पे आपकी कंडक्टिविटी पता है क्या डिक्रीज करने लगेगी, क्योंकि आपकी आयन की कंसेंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी। क्या बोलना चाह रहा मैं, कंडक्टिविटी बेटी, अगर हम मान लें कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस ओके, ये सभी को पता है ठीक है। अब आप जैसे जैसे नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेंगे पर यूनिट वॉल्यूम, जब इंक्रीज हो रहा है, जब आयंस इंक्रीज हो रहा है तो पर यूनिट वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। देखिए आप वाटर डाल रहे हैं तो वाटर तो बढ़ रहा है, यानी कि आयंस तो बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ वाटर भी बढ़ रहा है। तो द थिंग इज दैट, जो आपने सुना होगा कोई गाढ़ा और पतला करते हैं ओके, तो देखिए अगर आपने कोई चीज अच्छी खानी है तो वो अगर हाई क्वालिटी की रहेगी, अगर आप उसमें कुछ मिलावट कर देंगे तो वो खराब हो जाएगा ओके। तो वही चीज है, अब जब इसमें आप डाइल्यूशन कर देते हैं, ऑन ऑन डाइल्यूशन, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ आयंस डिक्रीजेस ओके। अब अगर हमारी कंसंट्रेशन ऑफ आयंस डिक्रीज हो गई तो हमारे नंबर ऑफ आयंस की जो कंडक्टिंग पावर होगी वो भी डिक्रीज कर जाएगी, और उसके कारण हमारी कंडक्टिविटी विल भी डिक्रीज, कंडक्टिविटी विल ऑल्सो डिक्रीज ओके। तो सिंपल ये रीजन था। चलिए ओके, तो मैं यहाँ पे मार्क करते जा रहा जो जो क्वेश्चन हमारे होते जा रहे हैं, ताकि हम कंफ्यूज ना हो और सेम क्वेश्चन रिपीट ना कर ले। 42 हो गया हमारा, 43 हो गया, दैट इज 44 भी हो गया ओके। ओके सॉरी 44 नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर 44 अभी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहे हैं, विच रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड ओके। तो इसमें बोला है कि हम कौन सा रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं ताकि हम यानी जितने भी डिफरेंट रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स हैं, जैसे कि हमारे कोई भी हम सेल ले रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ओके, गैल्वेनिक सेल, तो उसमें जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तो उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए हमें किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का रेफरेंस लेना पड़ता है ओके। तो वो रेफरेंस क्या होता है, तो बेसिकली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। आपने ये फुल फॉर्म भी पढ़ा होगा SHE करके ओके, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और मोस्ट प्रोबेबली सभी को ये आंसर याद होगा मुझे लग रहा है ओके, क्योंकि ये सबसे पहली क्लास यानी कि जब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोड के बारे में, दैट इज सेल रिएक्शन पे आ जाते हैं हम, तो ये आपको सबसे स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है ओके। तो देखिए इसे हम यूज करते हैं एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड ठीक है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसकी वजह से इसे हम लेते हैं, तो ये आपने पढ़ी होगी, मैं उसे डिस्कस नहीं करूंगा। और इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू में लिख देता, इसका ई नॉट वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 0 होता है ओके। तो ये बात होती है, और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मदद से हम दूसरे अदर इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल मेजर कर पाते हैं ओके। तो यही है हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सिंपल आंसर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। तो ये कुछ हमारे पास सेल रिएक्शन दी हुई है, तो उससे हमें कुछ क्वेश्चन पूछा है, चलिए देख लेते हैं। कंसीडर सेल रिएक्शन गिवन गिवन बिलो ओके, तो कॉपर से कॉपर +2 यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया, फिर क्लोरीन माइनस से Cl2 यहाँ पे अपना यहाँ पे भी अपना दैट इज ऑक्सीडेशन ही हुआ, और उसके बाद में प्लेटिनम हमारा इलेक्ट्रोड दे दिया है। तो क्या बोल रहा है, राइट रिएक्शन दैट अकर एट एनोड एंड कैथोड। तो एनोड और कैथोड को हमें डिफरेंशिएट करना है कि कौन कौन सी रिएक्शन प्लेस हो रही है वहां पे। तो देखिए इस रिएक्शन में देखिए 2 हाफ सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा हमें ओके, नीड टू राइट 2 हाफ सेल रिएक्शंस ठीक है। तो अगर हम कैथोड एनोड के बारे में बात कर ले, एट एनोड, तो आपको पता है एनोड पे क्या होता है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किस प्रकार से हो रहा है, देखिए कॉपर क्या हो रहा है, कॉपर +2 में बदल रहा है, जबकि वो 2 इलेक्ट्रॉन ले यानी कि किसी को दे रहा है तब ओके। अब फिर हम बात कर ले एट कैथोड के बारे में, तो कैथोड पे हमारा हो जाएगा रिडक्शन। ये आप सभी ने पढ़ रखा है कि ऑक्सीडेशन कब होता है, रिडक्शन कब होता है ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा पता है क्या, यहाँ Cl2 जब 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा और यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ Cl-N बनाएगा ओके। तो इस टाइप से ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर एंड रिडक्शन ऑफ क्लोरीन टेकिंग प्लेस इन दिस हाफ सेल रिएक्शन। तो यही चीज पूछा, लिख दिया, सिंपल था ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे आते, क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है, राइट द नर्स्ट इक्वेशन फॉर द सेल रिएक्शन इन द डैनियल सेल, हाउ विल बी द
ई सेल बी इफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ जिंक प्लस टू आयन इज इंक्रीज्ड। ओके, तो हमें नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है। आप सभी ने पढ़ा होगा व्हाट इज द नर्स्ट इक्वेशन, अगर हम किसी डैनियल सेल के लिए लिख रहे हैं तो। ओके, और ये हमारा ई सेल को किस तरीके से अफेक्ट करेगा जब हमारा जिंक का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देंगे। ओके, तो आपको पता होगा व्हाट इज डैनियल सेल। ठीक है, डैनियल सेल ये सभी ने पढ़ा होगा व्हाट इज डैनियल सेल। तो देखिए, जो डैनियल सेल में जो बेसिकली रिएक्शन अकर करती है ना, वो कॉपर और जिंक के बीच में होती है। ओके, मेनली रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड जिंक। तो चलिए उसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। सेल रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होती है फॉर डैनियल सेल, दैट इज जिंक। ये मैं हाफ सेल नहीं लिख रहा, ये मैं पूरी यानी कि कंप्लीट रिएक्शन लिख रहा, जिसमें दोनों हाफ सेल एट कैथोड और एट एनोड दोनों का पार्ट है। ओके, तो ये जिंक और ये कॉपर प्लस टू, तो यहाँ पे जिंक से Zn+2 बन जाता है और कॉपर प्लस टू से कॉपर बन जाता है। तो ये हो गया हमारा रिडक्शन, ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। तो दोनों टाइप की रिएक्शन आ गई आपके पास। ओके, तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे ना, वो हमें चाहिए फॉर द नर्स्ट इक्वेशन। क्योंकि अगर हम नर्स्ट इक्वेशन लिखें, नर्स्ट इक्वेशन, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस क्या होता है, एन एफ ई, सॉरी दैट इज, अगर हम उसको अपॉन में एफ ले लें तो ये डिवाइड बाय एन आता है, 0.59 की वैल्यू होती है, डिवाइड बाय इनटू लॉग ऑफ, चलिए थोड़ा इधर लिख लेते हैं, यहाँ थोड़ा स्पेस कम जा रहा है हमें, दैट इज ई नॉट सेल, ई सेल अलग होता है, ई नॉट सेल अलग होता है, वो स्टैंडर्ड होता है। ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन लॉग ऑफ जिंक प्लस टू अपॉन में कॉपर प्लस टू। ये सभी ने पढ़ाया व्हाट आई एम राइटिंग। ओके, क्योंकि ये तो हमारा सॉलिड हो गया तो उसकी वैल्यू तो नहीं लिखेंगे हम, ठीक है ना। तो ये वाली और ये वाली वैल्यू लिखते हैं सिंपली। अब ये हमें चाहिए एन, एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द टू रिएक्शन। तो एन की वैल्यू यहाँ पे बताया क्या, 2 आती है। क्यों? क्योंकि देखिए कॉपर प्लस टू से कॉपर गया तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, जिंक से जिंक प्लस टू तो आया 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों में से कोई भी एक रिएक्शन पकड़ के आप देख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। तो आपकी ई ऑफ सेल की आंसर आ जाएगा ई सेल माइनस 0.529 डिवाइडेड बाय 0.059 डिवाइड बाय 2 इंटू लॉग ऑफ जो भी है ये सेम से, ठीक है। आप चाहे तो इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो इस अगर हम इस इक्वेशन को देखें, ठीक है, तो यहाँ देखिए जिंक के कंसेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है ना। तो इट यानी कि कहना चाहिए कि ई सेल डिपेंड्स अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ जिंक प्लस टू। ओके, हेंस हम अगर इस रिएक्शन को देखें तो ऑन इंक्रीजिंग जिंक प्लस टू का कंसेंट्रेशन, ओके, कंसेंट्रेशन जैसे हम जिंक का बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा ई सेल डिक्रीज करेगा, ई सेल डिक्रीज। ये कैसे बोल रहा है, देखिए आप जब इस रिएक्शन को देखेंगे तो यहाँ देखिए जिंक लॉग के अपर साइड पे, तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो जब भी जिंक हम बढ़ाएंगे तब वो लॉग की वैल्यू बढ़ाता जाएगा, ठीक है। लेकिन हम ई सेल निकालने के लिए ई नॉट सेल में से माइनस कर रहे हैं, यानी कि हम जितना ज्यादा माइनस करते जाएंगे, यानी कि अगर हम ज्यादा वैल्यू माइनस करेंगे तो ई सेल की वैल्यू उतनी कम आती जाएगी। ओके, तो इसलिए हमारा जैसे जैसे हम जिंक का कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा ई सेल का कंसेंट्रेशन डिक्रीज करेगा। ओके, तो चलिए ये भी क्वेश्चन अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है, What advantages do the fuel cells have over primary and secondary batteries? Okay, तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन जस्ट फ्रॉम बुक। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा ऐसे इंट्रो दे देता कि जो प्राइमरी बैटरीज होती है उसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या फिर केमिकल प्रेजेंट होते हैं जो कि ओवर अ टाइम डिस्चार्ज हो जाते हैं। लेकिन वही हम सेकेंडरी बैटरीज के बारे में बात कर ले जिसे हम रिचार्ज कर सकते हैं, सिंपली दैट इज फ्यूल सेल्स। क्योंकि यानी सॉरी ओके क्या बोल रहा है, ओके, तो देखिए प्राइमरी बैटरीज में हमारा लिमिटेड अमाउंट रहता है, दैट इज डीसी बैटरी ओनली। लेकिन जो सेकेंडरी बैटरीज होती है उसे हम रिचार्ज कर सकते हैं आफ्टर, आपने पढ़ा होगा कि बोलते हैं कि चलिए बैटरी रिचार्ज करना। लेकिन हम वही बात कर ले फ्यूल सेल्स की, तो वो पता है कि बहुत लंबे समय तक चलते हैं क्योंकि उसके अंदर जो रिएक्टेंट प्रेजेंट होते हैं ना वो बहुत ही लेस नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ आयंस कंज्यूम करते हैं और बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा मैंने यू कैन डू। ओके, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। राइट द सेल रिएक्शन ऑफ अ लीड स्टोरेज बैटरी व्हेन इट इज डिस्चार्ज, हाउ डज द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चेंज व्हेन द बैटरी इज डिस्चार्ज।
ओके, तो ये देख लेते हैं। अगर हम सेल रिएक्शन लिखे लेड बैटरी की, दैट इज पीबी प्लस PbO2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2SO4, ऐसा कुछ रिएक्शन होता है उसका, और फिर ये H2SO4 रिलीज करके वाटर रिलीज करके। ओके, तो देखिए जब डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चेंज होती है ना, क्योंकि जब आप बैटरी डिस्चार्ज करते हैं तो वहां पे डेंसिटी, जो भी इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा उसकी कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, तो उसकी वजह से उसकी डेंसिटी भी चेंज होने लगती है। ओके, तो वाटर इज फॉर्म एंड सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है पीबी और PbO2 जब H2SO4 के साथ में रिएक्ट करता है तो ये H2SO4 निकालेगा और साथ ही साथ वाटर निकालेगा। ओके, सो द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस। ये क्यों चेंज करता है? बिकॉज water is formed and sulfuric acid is consumed over a time. Okay, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं और इसके साथ हमारा टाइप 3 भी खत्म हो जाएगा। फिर हम मैथ्स टाइप करते हैं, वो इजी इजी क्वेश्चन रहेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएंगे। फिर हम लॉन्ग आंसर खत्म करके चैप्टर भी फिनिश होता है। तो क्वेश्चन 49 बोल रहा है कि why on the dilution the molar conductivity of CH3COH increases drastically while the that of CH3CON increases gradually. Okay, तो देखिए इसमें बस ये दो वर्ड है, जैसे ड्रास्टिकली एंड ग्रेजुअली, यानी कि बहुत जोरों से, यानी बहुत एकदम एक्सट्रीम कंडीशन, यानी कहना चाहिए कि बहुत ही शार्प शार्प पॉइंट मिल जाता है और वहां से ड्रास्टिकली इंक्रीज करने लगता है, और ये थोड़ा स्लो स्लो यानी एट ग्रेजुअल स्टेज। तो देखिए जो एसिटिक एसिड होता है ना, दैट इज CH3COH। ओके, तो वो हमारा एक टाइप का वीक एसिड है। ओके, जिसका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो इसमें नंबर ऑफ आयंस जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं वैसे वैसे इंक्रीज करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करने लगता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। ओके, तो ये आप सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन वही हम बात कर ले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, दैट इज CH3COONA। ओके, तो इसकी वजह से ये हो गया हमारा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें नंबर ऑफ आयंस जो होगी ना, नंबर ऑफ आयंस रिमेन सेम। ओके, बट जो अंतर आयनिक अट्रैक्शन होता है वो डिक्रीज करता है। तो यही रीजन है उसके पीछे कि वो ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, वो बहुत ही ड्रास्टिकली इंक्रीज करता है। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम अपने मैथ्स द टाइप। तो ठीक है, हमारा देखिए 49 क्वेश्चन कर लिया हमने, ऑलमोस्ट हमारा 80% चैप्टर कंप्लीट हो चुका। अब 20% चैप्टर में दैट इज मैथ्स द टाइप और सेक्शन आएंगे, और फिर हम लॉन्ग आंसर के कुछ अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे और इसके साथ हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। ओके, चलिए एक नया पेज खोल लेते, तो हेडिंग डाल लेते, दैट इज फोर्थ मैचिंग टाइप। ओके, तो आप 1 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, आप पानी वानी पी लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आई गेस आपको आपने सब एकदम फ्रेश हो गए होंगे, अब अच्छे से कर लेते क्वेश्चंस, मस्त अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो देखिए मैथ्स द टाइप में आपको पता है कि क्या होता है फॉर्मेट और कैसे कल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? मैच द टर्म्स इन द कॉलम 1 विद द यूनिट्स गिवन इन द कॉलम 2। ओके, तो हमें कॉलम 1 में जो डेटा प्रेजेंट है उसके करस्पॉन्डिंग हमें उसकी यूनिट दी हुई है, तो बस उसे मिला तो देख लेते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 50 ऐसा हेडिंग डाल दें अपना, अगर हम फर्स्ट वाला दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। ओके, तो जो मोलर कंडक्टिविटी थी ना उसकी यूनिट कुछ ये होती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, तो ये यूनिट होती है। फिर हम बात कर ले ई ऑफ सेल की, मैं भी आंसर नहीं देख रहा हूँ, ये आपने पढ़ा होगा। ओके, आप ट्राई करिए कि ये नहीं देखे। ओके, ये नहीं देखे। ओके, ये नहीं देखेंगे आप, पहले आप अपने खुद से सॉल्व करिए। ई सेल हो गया, ई सेल की आपको पता होगी कि व्हाट इज दैट इट्स यूनिट, तो इसकी यूनिट कुछ मीटर में इनवर्स में आती है। फिर हम बात कर ले इसके बारे में, तो ई सेल आपको पता होगा क्या कहते हैं, अग्रवाल बाय ए वाला जो फॉर्मूला था वही होता है। फिर अब बोल रहा है कि ओके, तो ये हो गया हमारा रेट कॉस्ट, दैट इज कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट के, तो इसकी वैल्यू साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में आती है। ओके, फिर जो फोर्थ ऑप्शन दिया है दैट इज आरजी। ओके, तो इसकी वैल्यू मीटर इनवर्स में आती है। तो ठीक है,
अगर आपने ये सारी वैल्यू अगर खुद से कैलकुलेट कर ली तो आपसे ये क्वेश्चन इजीली बन पाएगा, और मैं मान लूंगा कि आपने चैप्टर भी अच्छे से पढ़ा है। ओके, चलिए अब इरेज कर लेते हैं और ताकि हम मैच कर पाए। ओके, तो देखिए हमें पहला ऑप्शन साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज सी। फिर हमें बोला ई सेल हमने निकाला मीटर इनवर्स, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। फिर थर्ड ऑप्शन दैट इज के की वैल्यू आ गई ए। फोर्थ ऑप्शन तो हमारा डी है। ठीक है, तो सिंपल। सेकंड का भी सही है ना, थर्ड का हमारा क्या था, के की वैल्यू क्या हो गई हमारी, और डी। ओके, तो सॉरी ये मल्टीपल है शायद, तो हमारा जो फोर्थ वाला ऑप्शन होगा उसका भी आंसर दैट इज और बी ओनली। ओके, ये लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51, तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या होगा, मैच द टर्म्स गिवन इन द कॉलम वन। ओके, सेम वही है, मोलर कंडक्टिविटी ई सेल के जो हमने पीछे देखा था वही है। अब हमें इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करनी है, तो चलिए इसके लिए तो हम देख लेते हैं क्या करना है। ठीक है ना, तो अगर हम पहली बात करें दैट इज मोलर कंडक्टिविटी की। ओके, तो इसमें बोल रहा है कि ये एक्सटेंसिव है या फिर इंटेंसिव है, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयंस पर वॉल्यूम, इंक्रीजेस विद डायल्यूशन। तो देखिए हम अगर मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बात करें तो इसमें डायल्यूशन का फैक्टर आ जाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे हम डायल्यूशन करते हैं तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, उसकी वजह से हमारी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी विद द डायल्यूशन। ओके, क्योंकि जो अगर हम किसी मान लीजिए आपके पास कोई कंपाउंड दिया है, कोई भी सॉल्वेंट दिया है, उसका अगर मान लीजिए विस्कोसिटी ज्यादा है, उसका कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ज्यादा है। ओके, अगर आप उसको थोड़ा फ्री कर देंगे तो उसमें नंबर ऑफ आयंस जो होंगे वो थोड़े से कम होंगे, यानी कि थोड़े कम पावर के होंगे, बट द थिंग इज दैट वो ज्यादा मूवमेंट कर पाएंगे, तो वहां पे आयंस का मूवमेंट ज्यादा होगा, तो वहाँ पे आपकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर पाएगी। ओके, तो दैट इज फर्स्ट वाले क्वेश्चन का, फर्स्ट वाले ऑप्शन का, फर्स्ट वाले मैच का ऑप्शन है दैट इज डी। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड की। सेकंड इज आर ई सेल, इनोट सेल, ये रिडक्शन वाला है सेल। तो देखिए, तो इनोट सेल की वैल्यू में क्या बोला है कि ये इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है, तो ये बारे में बात करनी है। तो देखिए अगर ये एक ना इनोट सेल जो होता है वो हमारा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। क्यों? क्योंकि ये कभी डिपेंड नहीं करता किसी के मास और सब्सटेंस पे, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास और अमाउंट। ओके, तो इसलिए हमारा इंटेंसिव है, तो ऐसा ऑप्शन है दैट इज सेकंड का आंसर है ए। फिर बचे दो, तो दैट इज के एंड डेल्टा जी आर। चलिए देख लेते हैं इन्हें भी। तो पहले अगर हम के बारे में बात कर लें, तो के जो होता है इसको हम, के इज नथिंग बट इट इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी होता है हमारा। तो आपको पता है व्हाट इज कंडक्टिविटी के बारे में, आपको रिलेशन सारी पता है, क्योंकि जो अगर हम कंडक्टिविटी को और थोड़ा अच्छे से देखें दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, तो वो नंबर ऑफ आयंस के ऊपर डिपेंडेंट होती है। इट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। ये सभी को पता है कि कंडक्टिविटी किस पे डिपेंडेंट होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फोर्थ का आंसर हो जाएगा एक। ओके, थोड़ा गड़बड़ हो गया, एक मिनट इरेजर लगा जी। ओके, आई गेस नाउ इट्स करेक्ट। ठीक है, तो हमने थर्ड का आंसर दैट इज बी कर लिया। ओके, वो सेकंड का ही, एंड फोर्थ का आंसर इज हो जाएगा सी। कैसे होगा? क्योंकि डेल्टा जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इसलिए होगी क्योंकि ये डिपेंड करता है ऑन द अमाउंट। ओके, सब्सटेंस पे, पार्टिकल पे। तो आपने डेल्टा जी का रिएक्शन का वो भी लिखा होगा, कैसे लिखा होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ इंटू ई। तो देखिए इस पे भी नंबर अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है ना, तो इस टाइप से आप चेक कर सकते हैं। सिंपल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है कि लिड स्टोरेज बैटरी मर्क्यूरी फ्यूल। ओके, तो ये सेल के बारे में क्वेश्चन इसमें। तो बोल रहा है लीड स्टोरेज बैटरी पीबी इज एनोड, पीबो कैनोड, क्योंकि हमें पता है कि लीड स्टोरेज बैटरी में डी ऑप्शन आ सकता है। तो इस टाइप से आप अगर चेक करेंगे तो आपको आंसर भी मिलने लगेंगे। तो पहले का आंसर तो मैं डायरेक्टली लिखा रहा आपको, दैट इज डी। ओके, तो फर्स्ट वन आंसर है डी। अगर आप चाहे तो मैं इसकी रिएक्शन लिखा सकता हूँ, बट मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में आपको इसकी रिएक्शन करा दी थी, इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। तो रेफर प्रीवियस क्वेश्चंस। ओके, हमने एक लीड सेल के ऊपर एक क्वेश्चन का लीड कर चुके हैं। फिर हम बात करते हैं मर्क्यूरी सेल की। तो मर्क्यूरी सेल क्या है? तो देखिए मर्क्यूरी सेल में पता है कि कोई आयंस प्रेजेंट नहीं होते, ये आप सभी को, ये भी मैंने क्वेश्चंस कराया, तो इसलिए उसका जो पोटेंशियल होता है हमेशा स्टेडी रहता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड का सी, दैट इज सी।
फिर हम बात करते हैं थर्ड की, तो फ्यूल सेल के बारे में भी बात हो चुकी है हमारी, तो इसके बारे में भी मैं नहीं बताऊंगा, बट चलिए बता देता है। देखिए फ्यूल सेल की ना लेड सेल हो गया, मर्क्यूरी सेल हो गया, तो उससे ज्यादा एफिशिएंसी होती है। ओके, क्यों? क्योंकि ये ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इसमें हम कोई भी यानी कि सिंपल सब्सटेंस या कोई छोटा मोटा एलिमेंट नहीं, पूरा पूरा एक फ्यूल बर्न करते हैं। ओके, तो आपको पता होगा अगर किसी भी फॉसिल फ्यूल को आप बर्न करते हो, उससे बहुत सारे नहीं कहना चाहिए कि जैसे आप मेथनॉल हो गया और डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स रहते हैं उसमें, तो वो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। तो दैट इज ए हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर फ्यूल्स। थर्ड आंसर इज ए। अब बात कर लेते हैं फोर्थ की। तो फोर्थ बोल रहा है रस्टिंग। तो हम रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ये आपने क्लास 8 में ही पढ़ लिया होगा, कैन बी प्रिवेंटेड बाय द गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस थे। चलिए क्वेश्चन 53, क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है? सो क्वेश्चन नंबर 53 इज सेइंग, ठीक है, तो फॉर्मूले है, तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दैट इज जी बाय आर, ये आपको पढ़ा चुका हूं मैं। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो गया? के बाय सी। फिर अल्फा क्या होगा हमारा? अल्फा इज दिस। एंड क्यू क्या हो गया हमारा? दैट इज ये। इन सब सारे क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। यू ऑल इजी, बहुत ही इजी है। ओके, वेरी इजी कह सकता हूँ, क्योंकि इसके बिना तो आप चैप्टर ही नहीं कर सकते, तो ये सभी को आपको पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत से क्वेश्चंस भी बाकी है हमारे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 54 बोला लैक्नेट सेल, एनआईसीडी सेल, फ्यूल सेल्स, मर्क्यूरी सेल। तो ये दोनों क्वेश्चन तो मैं क्या ही बोलूँ, ये दोनों क्वेश्चन तो अभी रिपीट कर लिए हमने, फिर भी हम इसका आंसर दिखा देंगे। ब्ली चांडे सेल एंड दैट इज एनआईसीडी सेल, निकल कैडमियम सेल। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए ये जो ऊपर वाले जो दो सेल है ना, उसके बारे में अच्छे से बात कर लेते हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज सिलिकॉन्चियस सेल। तो अगर हम इसके बारे में बात करें, तो इसमें एनोड और कैथोड पे जिंक और मैग्नीशियम का कुछ प्रॉपर्टीज आता है। दैट इज अगर हम एट एनोड के बारे में देखें, तो उसमें जिंक टूटता है हमारा Zn+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, आपको पता है एनोड पे। और वहीं पे हम एट कैथोड के बारे में बात कर ले, जहाँ रिडक्शन होगा, तो वहाँ पे MnO2 जो होता है वो NH4 के साथ में रिएक्ट करके एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, और साथ साथ MnOH बना के, MnOOH बना के रिडक्शन शो करेगा। ओके, तो ये कुछ रिडक्शन प्रोसेस होती है इसकी। तो हमारा जो पहला वाला ऑप्शन होगा, उसको अगर हम देखें, तो दैट एनोड पे हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फिर एनआईसीडी के बारे में बात कर लेते हैं। एनआईसीडी के बारे में, तो एनआईसीडी के बारे में देखेंगे, तो ये एक टाइप का ना ऐसा सेल होता है जो रिचार्जेबल सेल होता है फर्स्ट। तो एनआईसीडी इज अ रिचार्जेबल टाइप ऑफ सेल, ओके। सो इसकी लाइफ टाइम भी थोड़ी ज्यादा होती है दूसरों सेल से। तो ये होगी। बाकी ये दोनों सेल के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, इस सेल के बारे में आपको सारी पता होगी। ठीक है, तो चलिए ये 2 क्वेश्चन तो मैं आपके लिए छोड़ रहा। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं मैथड टाइप का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है ई नॉट वैल्यू दी हुई है ऑफ F2F Li पॉजिटिव से Li, फिर Au+3 से Au, Br2 से Br नेगेटिव। उन सभी के बारे में हमें कुछ रिड्यूसिंग, वीकेस्ट, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में कुछ पूछा है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए अगर हम पहली बात करें, पहला वाला दैट इज F2। ओके, तो F2 हमारा एक नॉन मेटल सब्सटेंस है। ओके, और ये हमारा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है। क्यों क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि देखिए इसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आ रही है इन पॉजिटिव वैल्यू। ये तो पॉजिटिव वैल्यू में 1.14, ये निगेटिव, तो F2 जो है हमारा सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट का ऑप्शन क्या हो जाएगा? दैट इज सी, नॉन मेटल भी हो। फिर हम बात करें लिथियम की। ठीक है, तो लिथियम जो हो गया वो हमारा मेटल है, और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि लिथियम की सबसे कम वैल्यू है इन नेगेटिव, तो ये सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा और स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल भी है। ओके, तो सेकंड वाले ऑप्शन क्या हो जाएगा? दैट इज मेटल स्ट्रॉन्ग, दैट इज ए। फिर हम थर्ड के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज Au आर गुड। तो Au जो हमारा मेटल है, ओके,
तो वो एक टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी पता है क्या, नेगेटिव में नहीं जा रहा है, दैट इज ओनली इन पॉजिटिव। ओके, तो ये भी हमारा होगा। बट द थिंग इज, अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो देखिए एयू हमारा मेटल है, ये नॉन मेटल है, ब्रोमीन। ओके, तो मेटल है ना, और मेटल कहाँ दिखता है, विथ विच इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो थर्ड का ऑप्शन हमारा हो जाएगा, दैट इज जी। फिर हम ब्रोमीन के बारे में बात कर लें। ओके, तो अगर हम ब्रोमीन के बारे में देखें तो ब्रोमीन हमारा एक टाइप का एनायन दिया हुआ है। ओके, और ये ऑक्सीडाइज हो सकता है Au+ से एज स्टैंडर्ड, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू से कम है, तो हम Au से उसको ऑक्सीडाइज करवा सकते हैं। क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को फॉलो करें तो जो उससे कम वैल्यू का रहता है हम उसे डिस्प्लेस करा देते हैं उसके एलिमेंट से। ओके, तो अगर हम इसके बारे में देखें तो एनायन दैट कैन बी ऑक्सीडाइज बाय Au+, तो दैट इज आवर ऑप्शन नंबर ए। फिर हम बात करते हैं क्या लिखा है एयू के बारे में। तो एयू एक अनरिएक्टिव मेटल भी होता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि गोल्ड रिएक्ट नहीं करता। फिर लिथियम पॉजिटिव के बारे में बात कर ले। लिथियम पॉजिटिव क्या हो गया, एक मेटल आयन है जिसकी वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि ड्यू टू दैट नेगेटिव चार्ज। और फ्लोरीन जस्ट उसका करस्पॉन्डिंग, दैट इज दिस। तो आप सभी को पता चल गया होगा मैंने क्या क्या करा। ओके, सिंपल सिंपल। तो चल, अब आ गए हम अपने असर्शन एंड रीजन टाइप। ओके, तो इसमें तो क्या ही बोला, क्या बोल रहा है। चलिए नया पेज खोल लेते हैं इसके लिए भी, और हम लॉन्ग आंसर भी इसी में कंटिन्यू कर लेंगे ताकि हम और एक पेज ना बनाए। असर्शन एंड रीजन। ओके, तो इसके एक दो क्वेश्चन आप करेंगे, मैं सारे क्वेश्चन नहीं करूंगा, हमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी करना। तो देखिए इसमें क्वेश्चन बोल रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन इज गिवन बिलो, बोथ द करेक्ट आंसर और द चॉइस। ओके, ए है बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू, सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, तो देख लेते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन इन क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग करेक्ट है। ओके, इन सभी क्वेश्चंस के लिए ये ऑप्शंस है। ओके, दैट इज 5 ऑप्शंस। तो बोल रहा है 56 कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। फिर उसकी रीजन दिया हुआ है, दैट इज जो ई नॉट वैल्यू थी कॉपर पॉजिटिव से कॉपर तक इज नेगेटिव। तो क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं, और ऑप्शन हमारे ये सारे ऑप्शन है फॉर ऑल क्वेश्चन। ओके, तो देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 56 के अकॉर्डिंग हम देखें तो कॉपर इज ओके, क्वेश्चन ओके, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, देखिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना कॉपर प्लस पॉजिटिव का, उसका नेगेटिव होता है, ये तो बात सही। और वहीं पे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो वो 0 होता है। ओके, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, दैट इज H+ से H2 जब हम जाते हैं तो वो कितना आता है, 0 आता है। और हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर के बारे में बात करें तो वो कुछ नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, तो देखिए तो ये असर्शन तो करेक्ट है। ओके, तो असर्शन जो है हमारा असर्शन करेक्ट है, लेकिन जो रीजन है ना वो इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि रीजन इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। ओके, तो इसका 56 का आंसर क्या होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन नंबर, पहले चेक कर लेते हैं बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। नहीं, ये तो है ही नहीं, अपने थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट, दैट इज असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। क्वेश्चन 57 बोल रहा है ई सेल शुड हैव अ पॉजिटिव वैल्यू फॉर द सेल टू द फंक्शन ई कैथोड इज लेस देन ई एनोड। ये कुछ तो देखिए अगर हम केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करें तो वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। कब होती है, व्हेन द गिव्स फ्री एनर्जी। अगर हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में बात करें, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में बात कर ले तो उसमें डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 आना चाहिए, दैट इज नेगेटिव। ओके, ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या दिया है, क्योंकि और हम अगर इसको ई सेल के करस्पॉन्डिंग रिस्पेक्ट में लिखे, ओके, तो आपको पता होगा क्या होता है कि जी इज इक्वल टू -NF × E, तो उसका उल्टा होता है। यानी कि जब हमारी ई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, दैट इज ई सेल इज इक्वल टू पॉजिटिव। ओके, तो ई सेल पॉजिटिव को आप कैसे लिख सकते हैं, कैथोड और एनोड के फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट इज अगर ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है ना हमारा। ओके, तो अगर ई कैथोड की वैल्यू अगर ई एनोड के वैल्यू से ज्यादा होगी तो हमारी गिब्स फ्री एनर्जी ज्यादा यानी कि लेस देन 0 आएगी। गिब्स फ्री एनर्जी लेस देन 0 आएगी तो हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ओके, तो हमारा असर्शन तो करेक्ट है जो कि हमारे पास पूरा दिया, ई सेल शुड हैव अ पॉजिटिव वैल्यू फॉर द सेल टू द फंक्शन। तो ये बात तो सही है, सेल काम करना चाहिए, तो उसके लिए हमारा ई ऑफ
सेल शुड हैव अ पॉजिटिव वैल्यू। और उसके बाद में हमें उसका जो रीजन दिया वो भी उसका रीजन इज इनकरेक्ट। ओके, तो रीजन भी हमारा करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर दैट इज कहाँ गया हमारा। ओके, सो द थिंग इज दैट यहाँ पे ई कैथोड ग्रेटर देन एनोड दिया है, बस द थिंग इज दैट यहाँ पे ना ये कुछ इस तरीके से आता है, ई एनोड माइनस ई कैथोड। आपने पढ़ा होगा क्योंकि यहाँ पे हम रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ई माइनस के बारे में बात करिए, माइनस के बारे में, तो मैंने ये चीजें नहीं चेक करी थी, तो यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पे बताए असर्शन करेक्ट है, बट तो रीजन जो है ना हमारा वो यहाँ पे फिर से इनकरेक्ट आ रहा है, तो इसका आंसर भी पहले का 57 56 का आंसर हो जाएगा हमारा, दैट इज थर्ड। और 58 का आंसर भी हो जाएगा हमारा, सॉरी 57 का आंसर भी हमारा हो जाएगा थर्ड। असर्शन सही बट रीजन इनकरेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, तो ये आप कर लीजिए। तो चलिए मैं आपके लिए 59 56 होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क होमवर्क। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 कर लें। मैंने पहले ही बोला था आपको सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है मर्क्यूरी सेल डज नॉट हैव अ स्टेडी पोटेंशियल, तो असर्शन तो इनकरेक्ट हो गया। इन दिस रिएक्शन आयंस आर नॉट इन्वॉल्वड इन द सॉल्यूशन, तो ये करेक्ट हो गया। तो असर्शन दैट इज assertion is correct, कैसे हुआ, sorry, in the cell reaction ions are not involved in the reaction. Mercury cell does not give steady potential, but the thing is mercury cell जो होता है उसका potential steady होता है। तो both assertion and reasons are true and the reason is correct, both assertion and reason are true and the reason no। यहाँ हमारा assertion incorrect है ना, mercury cell जबकि हमारा steady potential देता है। ओके, तो 60 that is assertion is false, ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको। assertion is false but the reason is true। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर 5 is correct। ओके, और क्वेश्चन नंबर 60। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 कर लिया हम। फिर क्वेश्चन नंबर 61 आप कर लीजिए, 62 में करा देता। ओके, तो अगर हम 62 देखें तो इसमें लिखा फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस ऑफ एन आयनिक सॉल्यूशन इन एसी सोर्स इज यूज्ड, कंसंट्रेशन ऑफ आयनिक सॉल्यूशन विल चेंज इफ डीसी सोर्स इज यूज्ड। ओके, तो ये देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, एसी सोर्स वाला, दैट इज हमने एक क्वेश्चन स्किप करा था। ठीक है, तो देखिए अगर हम किसी आयनिक सॉल्यूशन के रेजिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं बाय एन अल्टरनेटिंग करें, तो देखिए जो डीसी जो कंसंट्रेशन होगा ना जब हम डीसी चेंज कर देंगे उसमें। ओके, यानी कि हम अगर एसी सोर्स की जगह हम डीसी जो सोर्स लगाते हैं फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस, तो वहां पे हमारा दैट इज कंसंट्रेशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ आयनिक सॉल्यूशन विल चेंज इफ डीसी सोर्स इज यूज्ड, बट अगर हम एसी सोर्स के बारे में बात करें तो इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन भी कराया है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 62 रेफर प्रीवियस क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हमने करे मुझे याद है अभी भी। तो अगर हम इसके बारे में देखें तो ऑप्शन नंबर 1 भी करेक्ट, 1 विल बी करेक्टेड, क्यों, क्योंकि इसका असर्शन रीजन एंड बोथ आर ट्रू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छूट रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी हमने करा है, कॉपर सल्फेट इज इन जिंक वेसल। तो ये वाली भी आपको पता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप चेक कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, तो इससे आप चेक कर सकते हैं। तो ऑल क्वेश्चंस आर सिंपल सिंपल है। तो अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम वो क्वेश्चन और एक बार देख लेंगे। अभी फिलहाल मैं ये लॉन्ग आंसर टाइप इस क्वेश्चन इसलिए पहले करा रहा हूँ क्योंकि ये ना थोड़े अच्छे क्वेश्चन है और आपको थोड़ा मजा भी आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके, तो चलिए पहले इन्हें कर लेते हैं, अगर टाइम परमिट्स वी विल डू दैट। बाकी वो बहुत इजी क्वेश्चन है और हमने उससे रिलेटेड बहुत टाइप के क्वेश्चन कर लिए, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है कि उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 66, हमें चैप्टर भी तो कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद हम अपना नया चैप्टर चालू करेंगे। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 66 में हमारे पास कुछ डायग्राम दिया हुआ है, दैट इज सेल 1 सेल 2 जिनका एक एक इलेक्ट्रोड सेल बी से कनेक्टेड है, दैट इज एक गैल्वेनिक सेल है शायद मेरे ख्याल से, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ओके, तो चलिए देख लेते क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है। तो ये लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन नंबर 66 है। तो ये बोल रहा है कि सेल ए हैज ई सेल की वैल्यू 2 वोल्ट एंड सेल बी हैज ई सेल की वैल्यू 1.1 वोल्ट और विच ऑफ टू सेल ए एंड बी विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो देखिए कि ए और ये बी, ठीक है, और फिर बोल रहा है कि विच इलेक्ट्रोड, सॉरी ए दिस वन एंड दिस वन, दिस आर द टू सेल्स। फिर बोल रहा है कि विच इलेक्ट्रोड रिएक्शन विल अकर इन दिस सेल। ओके, इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखने बोल रहा है। फिर बोल रहा है इफ सेल ए हैज ई सेल की वैल्यू 0.5 और सेल बी की है बोल रहा है कि 1.1 वोल्ट। ओके, तो ये वैल्यू चेंज करेगा, देन व्हाट विल बी द रिएक्शन एट एनोड एंड कैथोड। तो उनकी कंसंट्रेशन चेंज करने पे रिएक्शन में कुछ डिफरेंस आएगा कि नहीं, ये चीज करने जा रहा है। देखिए जो हमारा सेल बी है ना, सेल बी वेल
देखिए ये वाला जो सेल, दिस वन विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्यों? क्योंकि इस पे ई सेल की वैल्यू कम है। कैसे? देखिए, ई सेल की वैल्यू 1.1 है, इसकी वैल्यू 1 है, और आपको पता है जिस सेल की वैल्यू कम होती है उससे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह यूज करते हैं, ड्यू ड्यू टू लेस ई सेल वैल्यू। ओके, तो ये उसका रीजन हो गया। तो अगर हम सेल रिएक्शन के बारे में बात करें, सेल रिएक्शन के बारे में बात कर ले, तो देखिए अब हमें पता चल गया कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिक है। ओके, एंड विच वन इज दैट इलेक्ट्रोकेमिकल से। तो अगर हम एट एनोड के बारे में रिएक्शन लिखेंगे, तो वहां पे जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। यहाँ पे बेसिकली हमारा ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यहाँ पे हमारा रिडक्शन हो जाएगा एट एनोड। तो यहाँ पे जिंक +2 से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और जिंक बना लेता है। ठीक है, और वहीं पे हम कैथोड के बारे में बात कर ले। तो कैथोड क्या करता है पता है क्या? यहाँ पे कॉपर सॉलिड प्लस, प्लस नहीं, देखिए मैं वही आदत रहती है हमें कि आप दोनों टाइप से सेल पता नहीं कर पाएंगे और आप रिएक्शन गलत लिख देंगे। ये देखिए यहाँ पे हो जाता है हमारा ऑक्सीडेशन। ठीक है, कोई नहीं, वो जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतने ज्यादा समस्या आते जाएगा। तो देखिए अब बोलता है सेकंड क्वेश्चन, दैट इज ए सेकंड पार्ट था, ये हमने अभी फर्स्ट पार्ट करा। सेकंड पार्ट बोल रहा है कि अगर हमने इस सेल की वैल्यू अब कम कर दी ए की एज कम्पेयर टू द बी, तो अब देखिए सेल बी का हाइयर ईएमएफ है, सो ये एक्ट करेगा एज ए गैल्वेनिक सेल। नाउ ड्यू टू इंक्रीज्ड ईएमएफ वैल्यू ऑफ बी सेल, ओके, इट विल, क्योंकि हमें सेल बी की ही रिएक्शन पूछी ना, तो इट विल एक्ट एज एन गैल्वेनिक सेल। ओके, अब ये गैल्वेनिक सेल की तरह रिएक्ट करे। अब देखिए अब दिक्कत आती है, अब गैल्वेनिक सेल आ गया ना, तो हम पुराना वाला कर सकते हैं एट एनोड। तो अब एनोड पे क्या होगा पता है क्या? अब एनोड पे जिंक से बनाएगा, जिंक +2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया ना हमारा स्टार्टिंग वाला, दैट इज ऑक्सीडेशन। और अगर हम कैथोड के बारे में बात कर ले, तो Cu+2 से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और बना लेगा कॉपर। ठीक है, ये हो गया हमारा, दैट इज जनरल ऑलमोस्ट। और जो हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो भी एक बार देखना पड़ता है। ठीक है, तो बस इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक सेल का डिफरेंस पूछा था इस पूरे क्वेश्चन में। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस इसको आपको थोड़ा इसलिए लेंदी कर दिया, आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिक कौन सा इलेक्ट्रोकेमिकल है, कि उनके बीच का बेसिक प्रिंसिपल ये था कि अगर आपकी इनोड सेल की वैल्यू अगर कम आती है एज कम्पेयर टू अदर अदर सेल, देन जिसकी वैल्यू कम होती है, दैट इज आवर इलेक्ट्रोलाइटिक्स। ओके, सो सिंपल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 पे देखते हैं। तो बोल रहा है कि इसमें हमारे पास फिगर दिया, सेम वही सेल है हमारे पास, बस इसमें जिंक प्लेट और ये एजी का एक सॉल्यूशन। ठीक है, फिर बोल रहा है कि रीड्रॉ द डायग्राम टू शो द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्लो। ठीक है, इज द सिल्वर प्लेट द एनोड और कैथोड? एनोड और कैथोड के बारे में बात करनी है। व्हाट विल हैपन इफ द सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड? व्हेन विल द सेल, ओके, तो सारी रिएक्शन सारा सब चीज पूछ लिया इसमें गैल्वेनिक सेल के रिलेटेड। ओके, चलिए देखते हैं। अगर हम इसको रीड्रॉ करें, वैसे तो ड्राइंग मेरी बहुत गंदी है, बट ठीक है चलिए हम ट्राई करेंगे। ओके, मैंने अच्छा खासा स्पेस क्रिएट कर लिया। तो देखिए अगर हम इधर साइड वाला एक प्लेट बना ले, एक इस साइड वाला फ्लास्क बना ले, ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। ये मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, दैट इज रीड्रॉइंग। तो पहले तो हम सॉल्ट ब्रिज बना लेते हैं, सिंपल सॉल्ट ब्रिज सबसे इजी है। ठीक है, अब इसमें आपको एक प्लेट लगानी है, सॉरी इलेक्ट्रोड लगाना है। ओके, ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों साइड लग गए और दोनों के बीच में हमें इलेक्ट्रिसिटी करंट पास करना है। तो ये कुछ ऐसा हो गया, हमें डायरेक्शन बतानी ना बेसिकली। चलिए देख लेंगे रीड्रॉ करके। तो देखिए ये हमारी हो जाएगी जिंक प्लेट, जिंक, और ये वाला हो जाएगा हमारा एजी, दैट इज सिल्वर प्लेट। फिर ये हम इसको डिपिक्ट करेंगे एज अ सॉल्ट ब्रिज। ओके, तो जिंक वाला जो इलेक्ट्रोड रहता है उसमें हमारा जो सॉल्यूशन होगा दैट इज ऑफ जिंक +2 सॉल्यूशन। ओके, और उसके बाद में हम अगर एजी के बारे में बात करें, तो Ag+2 का एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा और दोनों एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारा हो गया सॉल्ट ब्रिज। देखिए ये जिंक प्लेट था, ये Ag था। तो अब जो होता है ना हमारा, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी करंट का फ्लो का डायरेक्शन, वो जिंक से लेके Ag के प्लस Ag की डायरेक्शन में जाएगा। ओके, तो यही चीज पूछा था उसने। चलिए पहला ऑप्शन हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है इज सिल्वर प्लेट द एनोड और कैथोड। तो देखिए जो एजी होता है ना, एजी इज कैथोड फर्स्ट थिंग, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस कैरी आउट होगी ड्यू टू रिडक्शन, ओके, विल बी टेकिंग प्लेस। और वहीं पे बात कर ले वेयर या एजी, क्योंकि अगर हम इसके रिडक्शन प्रोसेस करें तो एजी प्लस के जो इलेक्ट्रॉन्स होगी प्लस टेक्स इलेक्ट्रॉन्स एंड डिपॉजिट देम एट कैथोड, टेक्स इलेक्ट्रॉन एंड डिपॉजिट देम एट कैथोड, ओके। तो ये आपने पढ़ा होगा। चलिए, तो हमें सिर्फ सिल्वर प्लेट के बारे में बात करना था, तो हमने सिल्वर प्लेट के बारे में बात करें तो एक कैथोड है तो दूसरी कैथोड होनी चाहिए, ये तो आप समझ आ गए। चलिए था व्हाट विल हैपन इफ द सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड। तो देखिए आप सभी को पता होगा कि सॉल्ट ब्रिज काम क्यों करता है, यानी कि सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है। बेसिकली सॉल्ट ब्रिज हमारा पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किए हुए रहता है, ठीक है। तो अगर हम इफ सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड, ओके, अगर हमने सॉल्ट ब्रिज को रिमूव कर दिया तो हमारा जो पोटेंशियल हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, ओके। देन पोटेंशियल विल बिकम जीरो, ओके। तो चलिए सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन भी हो गया हमारा। अब फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है कि व्हेन विल द सेल स्टॉप फंक्शनिंग। अब सेल हमारा अपनी रिएक्शन करना बंद कब कर देगा। तो देखिए सेल हमारा फंक्शनिंग तभी बंद करेगा जब हम यानी कि क्या कहना चाहिए, यानी कि जब या तो दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो सेल पोटेंशियल जीरो हो जाए, ओके, या फिर सेल डिस्चार्ज हो जाए, ओके। तो देखिए सेल विल स्टॉप एट डिस्चार्जिंग, और ये बेसिकली कब होगा, व्हेन सेल पोटेंशियल, पोटेंशियल को मैं ऐसे लिख देता हूं, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू जीरो, ओके। तो यही एक रीजन हो सकता है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है हाउ विल द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक प्लस 2 आयंस एंड Ag प्लस आयंस बी अफेक्टेड व्हेन सेल फंक्शंस, ओके। तो जिंक प्लस 2 और Ag प्लस आयन के कंसंट्रेशन में, सॉरी कंसंट्रेशन में, हाँ कंसंट्रेशन में क्या डिफरेंस आएगा, ओके, जब सेल फंक्शन करना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए पहले तो इनिशियली जब सेल डेड था, व्हेन सेल इज डेड, ओके, जब सेल हमारा कंप्लीटली डेड था तो जो पोटेंशियल था वो जीरो था और सारी कंडीशन हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे थी। व्हेन सेल इज डेड all at equilibrium condition and साथ ही साथ एंड पोटेंशियल वैल्यू भी हमारी कितनी थी, जीरो थी, ओके। तो जो जिंक प्लस 2 है और जो Ag प्लस कंसंट्रेशन है उनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। सो कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एंड जिंक प्लस 2 will not चेंज, ओके। तो इस टाइप से आपको देखना। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट ऑप्शन है वो भी करेक्ट। देखिए इस क्वेश्चन में पता है क्या, पूरा का पूरा गैल्वेनिक जो सेल होता है वो पूरा पूछ लिया, पूरा समझ में आ गया, ओके। तो ये क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस बहुत प्यारा क्वेश्चन, तो आप भी करिए। तो व्हाट क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग हाउ विल द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक प्लस 2 एंड आयंस ऑफ Ag प्लस आयंस विल बी आफ्टर द सेल बिकम्स डेड, ओके। तो देखिए तो इसको भी देख लेते हैं। तो ये सॉरी सॉरी ओके ओके, अच्छा मैंने यही क्वेश्चन तो करा था। तो क्या बोल रहा है, मैंने सेल एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, ओह सॉरी सॉरी, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 6, ओके। तो हमने थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया, मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था अभी तो, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 हम कर लेते हैं फिर से। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि हाउ विल द कंसिस्टेंसी ऑफ जिंक प्लस 2 आयंस विल बी अफेक्टेड व्हेन द सेल फंक्शन, ओके। तो जब डेड हो जाता है तब वो वाली कंडीशन आती है, लेकिन अगर हम फंक्शन के बारे में बात कर रहे, देखिए सेल जब चल रहा है तो देखिए अगर सेल चल रहा है तो वहां पे तो डेड की कंडीशन नहीं आएगी, वहां पे हमारा सेल रिएक्शन चालू हो जाएगा, ओके। तो सेल रिएक्शन चालू हो जाएगा तो उसमें कैसा होगा, व्हेन सेल रिएक्शन फंक्शंस, तो क्या होगा पता है क्या, तो जो कंसंट्रेशन ऑफ जिंक प्लस आयन है ना वो इंक्रीज करते जाएगी और जिंक प्लस की कंसंट्रेशन डिक्रीज करते जाएगी। क्यों, क्योंकि वहां पे यानी कि कन्वर्शन होता है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म का टू रिड्यूस्ड फॉर्म, ओके, ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड टू रिड्यूस्ड फॉर्म, वहां पे हमारा जिंक प्लस 2 का आयरन कंसंट्रेशन Zn प्लस 2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, ओके।
और वहीं पे हम बात कर ले Ag प्लस आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। ओके, तो ये आंसर। तो थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो गई थी मेरी, मैंने सोचा क्वेश्चन 50 हो गया, मैंने मार्क कर लिया था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 करते हैं। तो ये हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर भी खत्म हो जाएगा इसके साथ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 68 बोल रहा है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ सेल इन अ गैल्वेनिक सेल एंड द ईएमएफ ऑफ द सेल व्हेन द मैक्सिमम वर्क विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द। बहुत इजी क्वेश्चन, वेरी इजी, वेरी इजी। ये आप सभी ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दैट इज एक एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उसके बाद में आप ही बताना, मुझे कुछ समझाने की जरूरत है। दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई ऑफ सेल। ये फॉर्मूला किस बच्चे को याद नहीं होगा? हर एक स्टूडेंट को ये फॉर्मूला याद रहता है। दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज, एफ फैराडेस कांस्टेंट, ई ऑफ सेल, एंड दिस इज गिव्स फ्री एनर्जी। ओके, और मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन हमारा तब होगा जब सेल की वैल्यू एनएफ होगी। ओके, व्हेन व्हेन सॉरी, ओके, तो हमें बताना है मैक्सिमम वर्क। मैक्सिमम वर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम गैल्वेनिक सेल, एक सेल। ओके, तो व्हेन विल द मैक्सिमम, तो उसकी वैल्यू जब होगी जब एन एन एफ ई नॉट। ओके, जब उसकी वैल्यू एन एफ ई नॉट के बराबर इक्वल्स टू। ओके, तो चलिए इसके साथ हमने क्वेश्चन नंबर 68 कंप्लीट कर दिया, हमारा लॉन्ग आंसर टाइप भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो ठीक है, हमने इसके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या कहना चाहिए, हमने एक दो क्वेश्चन ही छोड़े जो कि मैंने आपको यानी सिंपल सिंपल लगे, तो मैंने आपके लिए होमवर्क में दे दिए। बाकी हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, और आप चाहे तो अपने क्वेश्चंस के आंसर एक बार रिव्यू भी कर सकते हैं, जो कि आंसर आपके बॉटम में दिए हुए। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया। तो thank you all of you. We will meet in next lecture or some next chapter. Okay, bye bye.